वेलकम टू द अरुण अकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है और एम्ब्रियो कैसे मूव कर रहा है, मूव करते हुए आके इम्प्लांट हुआ है इंडोमेट्रियम। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देख चुके थे कि मारुला फॉर्म हो चुका है, वो मारुला हैच करके निकल चुका है जोना पेलोसाइटा से और वो एम्ब्रियो के यूट्रस के इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो चुकी है जिसको बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। आफ्टर इम्प्लांटेशन जब ये पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच चुका है, इंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेजिनेट कर गया पूरी तरीके से, तब होता क्या है, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट फेज में आती है जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसका जो ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर थी, जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। इसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा जो इंडोमेट्रियम से जो अटैच्ड जो पोर्शन है, जो यूट्रस के वॉल से जो अटैच होता है, उसको बोलते हैं क्या, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इनर मास जो अंदर था वो अब क्या हो चुका है, वो डिवाइड हो गया है, दो टाइप की लेयर बना चुका है। एक अपर सेल्स जो कहलाती है हाइपोब्लास्ट और जो नीचे वाली है जो कहलाती है इपिब्लास्ट। ठीक है, हाइपोब्लास्ट और इपिब्लास्ट। तो ये हाइपोब्लास्ट और इपिब्लास्ट एक्चुअली क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे फ्यूचर में जर्म लेयर्स। ठीक है, तो दो लेयर्स है, तो ये बाइलेमिनर जर्म लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनर मास क्या है, बेसिकली इनर मास जो था वो क्या था, एम्ब्रियो का पार्ट वही तो है, एम्ब्रियो मेनली है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ग्रो करके दो लेयर फॉर्म किया, हाइपोब्लास्ट और इपिब्लास्ट। ये दोनों लेयर बाइलेमिनर जर्म लेयर फॉर्म करती है और ऑलमोस्ट आफ्टर 15 डेज ये जर्मिनल लेयर जो है, इसके अंदर एक थर्ड जर्मिनल लेयर जिसको बोलते हैं लोग मीजोडर्म, वो डेवलप होती है। ठीक है, तो ट्राइलेमिनर जर्म लेयर जो, ये ट्राइजेमिनल जर्म लेयर, ट्राइजेमिनल नहीं है, ट्राइलेमिनर होगा, तो गलती से लिख दिया यहाँ ट्राइजेमिनल, ट्राइलेमिनल ना होती है, ट्राइलेमिनर होगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ट्राइलेमिनर, ये जो ट्राइलेमिनर जर्म लेयर है, इसके बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो बाइलेमिनर जर्म लेयर से ट्राइलेमिनर जर्म लेयर बनना क्या हो गया, गैस्ट्रुलेशन। देखो ये चीजें हम कहाँ की, इंडोमेट्रियम में जो आपका एम्ब्रियो है, स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये वहाँ पे ये सारी चीजें हुई है। साथ के साथ यहाँ पे एक यॉर्क सैक डेवलप हो जाता है। ठीक है, यॉर्क सैक एक्चुअली में यॉर्क सेल्स जो होती है, उन्हीं सेल्स से हम लोग मानते हैं कि ये जो मेसोडर्म को डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे एक यॉर्क सैक बन जाता है और जो आपकी इपिब्लास्ट है, इपिब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक एमनियोटिक कैविटी बन रही है। ठीक है, इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसी फ्लूइड में फ्लोट करता है। तो ये सारा डेवलपमेंट अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज के अंदर या 15 डेज के आसपास तक ये हो जाता है। आगे देखा जाए क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। देखो अभी तक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, अभी तक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलने के लिए यूटेराइन मिल्क सीक्रेट हो रहा है, जो सेक्रेटरी इंडोमेट्रियम है। वो यूटेराइन मिल्क एक्चुअली में है क्या, ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड, जिससे यूटेरस को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, यूटेरस को नहीं मतलब एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है।
लेकिन अब क्या है, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, उसकी नीड बढ़ रही है, और चूंकि ऑर्गेनोजेनेसिस होनी है, अब ऑर्गन बनने शुरू होंगे, तो जब मेटाबॉलिज्म होगी तो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, और फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वहाँ से रिमूव करना भी जरूरी है। तो इसके लिए अब क्या होता है, फॉर्मेशन प्लेसेंटा का। तो ये यूजली कब होता है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक, अप्रॉक्सिमेटली 15 डेज के बाद, 14 to 15 डेज के बाद ये प्रोसेस शुरू होती है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। तो प्लेसेंटा बनता कैसे है, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे इससे पहले एक कोरियन की मेम्ब्रेन डेवलप हो रही थी, हाँ इसी में ये जो सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या फॉर्म करते हैं, कोरियनिक मेम्ब्रेन। तो फीटस का कोरियन और मदर, तो फीटस का कोरियन और मदर की जो इंडोमेट्रियम की टिश्यूज हैं, यानी यूटेराइन टिश्यूज जो हैं वो मिलते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इंटरडिजिटेट हो जाती हैं एक दूसरे में और फॉर्म करते हैं क्या, एक प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा बेसिकली है क्या, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है किससे, फीटल और मैटरनल टिश्यूज दोनों से। ठीक है, ये फीटल और मैटरनल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो बेसिकली है क्या, ये यूटेरस है जो एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, उसमें रखा हुआ है, इसके चारों तरफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ना, एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर से देखें तो एक लेयर है, क्या बोलते हैं उसको, कोरियन। ठीक है, इसी कोरियन के ऊपर ये प्लेसेंटा जो है ना, फिंगर लाइक डिजिटेशन, जैसे यहाँ पे देखें जो एनसीईआरटी में हम लोगों के डायग्राम दे रखा है, उसमें दे रखा है फिंगर ना, बहुत घना सा उसमें बना रखा है। तो ये एक्चुअली में क्या, फिंगर लाइक इमेजिनेशंस होते हैं जो उसके ऊपर से ग्रिप किए रहते हैं, और इस यहीं से आपको दिखेगी क्या, एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि यूटेरस मदर के ब्लड को और फीटस के ब्लड को कनेक्ट कर रही है। लेकिन कभी भी ब्लड एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे एक बैरियर पाया था जिसको ब्लड प्लेसेंटा बैरियर बोलते हैं, जिसकी वजह से मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का बस एक्सचेंज होता है यहाँ पे ड्यू टू डिफ्यूजन। तो ये हुआ क्या, हमारा प्लेसेंटा का फंक्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम पे ध्यान दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। अब इसको अगर देखें हम लोग तो इसको देखिएगा, तो यहाँ पे ये मैटरनल ब्लड है, ये यूट्राइन वॉल है, दिखा रखा है नीचे, है ना, ये यूट्राइन वॉल है पूरी, जिसके और ये यूट्रस कैविटी, इनर कैविटी जिसमें एम्ब्रियो जो डेवलप होता है। ये मैटरनल ब्लड वेसल्स है, वेन्स और आर्टरीज दोनों हैं, और इधर की तरफ ये वाली जो दिख रही है क्या, ये आपका कोरियनिक मेम्ब्रेन है, मतलब कोरियन में डेवलप हुई ना, कोरियनिक फ्रंटोसम डेसिडुआ बेसिलस। अब जरूरत, इसकी जरूरत नहीं है ये आपको याद रखने की, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्या है, ये फीटल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, वो डिफ्यूज होकर चले जाएंगे फीटस के पास, और फीटस के अंदर से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या अदर कोई भी वेस्ट होगा, वो आसानी से मैटरनल ब्लड में जो वेन्स में आएगा और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मदर के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा यूजुअली शुरुआत में तो बस यही काम करती है। ठीक है, लेकिन जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है गेस्टेशन का पूरा, तो फिर प्लेसेंटा, एक्चुअली प्लेसेंटा अगर देखा जाता है एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम है ना, कई सारे हार्मोन सिक्रेट कर रही है। अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या करती है। ठीक है, फिलहाल आज बात की जाए गेस्टेशन पीरियड के बारे में। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कॉन्सेप्शन से लेकर पार्चुएशन तक का टाइम क्या कहलाता है, गेस्टेशन। कंसेप्शन से लेके पार्चुएशन तक का टाइम क्या होता है, गेस्टेशन, जो अलग अलग मेमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हो सकता है। हम लोगों के अंदर ह्यूमन की बात करते हैं अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथ हम लोग कंसीडर करते हैं इसको। तो ये टाइम लाइन में कुछ डेवलपमेंट हम लोगों के अंदर हो रहा है, उसको
देखना होगा, ठीक है, वो कुछ बुक में दे रखा है तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे आफ्टर फर्स्ट मंथ, यानी कि एम्ब्रियो जो फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट मंथ का मतलब है, देखो गेस्टेशन को हम लोग 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, 3 ट्राइमेस्टर ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ, 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो क्या होता है? हार्ट, ठीक है। सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको अस्कर स्टेथोस्कोप जो होता है ना उससे सुना जा सकता है। जब फर्स्ट मंथ खत्म हो रहा है, हो गया, ठीक है, वो बन गया। एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जब सेकेंड मंथ खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ यहाँ पे क्या होता है? लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है? लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। और एंड ऑफ थर्ड मंथ में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स जो है बन चुके होते हैं। थर्ड मंथ के अंदर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स जो है उनका फॉर्मेशन हो चुका होता है, वो बन चुके होते हैं। बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, हेयर ऑन हेड, बच्चे के सिर पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं। प्लस एक चीज और होती है, क्या? ये वो टाइम है जब फर्स्ट टाइम फीटल मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है। फीटल मूवमेंट डिटेक्टेड, फर्स्ट टाइम फीटस के मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है विद इन द यूटेरस, ठीक है। ये कब होगा? जब फीटस 5 मंथ का होगा। बाय द एंड ऑफ 24th वीक्स बॉडी पे हेयर का ग्रोथ शुरू हो जाता है और आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं। इंसेक्ट में ये चीज़, कुछ चीज़ें नहीं दी हुई है लेकिन पता होना चाहिए। आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और 9 मंथ के बाद एम्ब्रियो फुल्ली मैच्योर है, फुल्ली डेवलप है फॉर द पास्चुरेशन, ठीक। तो ये कुछ छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब जरा आते हैं, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या है। प्लेसेंटा का फंक्शन, functions of placenta, प्लेसेंटा का फंक्शन। तो प्लेसेंटा बेसिकली अगर देखा जाए तो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है हम लोग की बॉडी, मतलब एक फीमेल की बॉडी, ठीक है। तो क्या क्या सिक्रीशन होएगा यहाँ से, इस चीज को हमको याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट चीज आती है क्या की? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, शॉर्ट में लिख देंगे हम लोग HCG, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। सेकेंड जो आपको याद रखना चाहिए वो क्या है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन बोलते हैं HPL, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। इसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में ये देखें पहले कौन सिक्रेट कर रहा था? फॉलिकल सिक्रेट कर रहे थे। ग्रेफिन फॉलिकल जब रप्चर होकर सेकेंडरी साइड बाहर निकल गया तो फिर वहां पे कौन था? ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप हो गई थी आपके, उसको क्या बोलते थे? उसको कार्पस ल्यूटियम, है ना। वो कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, प्रेगनेंसी सस्टेन करती है, फीटस की ग्रोथ होती है, तो इंडोमेट्रियम को जरूरी है कि वो सिक्रीटरी और वेस्कुलर बनी रहे।
इसलिए क्या होता है, हमारा जो यूटेरस की वॉल जो है वो खुद ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, मतलब प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना शुरू कर देता है, ताकि यूटेरस की वॉल को वैस्कुलर मेंटेन करके रखा जा सके, वहां पे स्लफिंग ना होने पाए। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई। इसके अलावा लॉट्स ऑफ हार्मोन्स और भी हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया ना, एक लिस्ट सीधे रखी है। कॉर्टिसोल आपका मतलब ये सीक्रेट हो रहा है। इसके अलावा जो अदर हार्मोन्स का लेवल जो होता है ना, ज्यादातर हार्मोन का लेवल क्या होता है, हाईली रेज हो जाता है बॉडी। जैसे आपका थायरॉक्सिन है, वो यहाँ से नहीं रिलीज हो रहा है, डेफिनेटली नो डाउट, वो यहाँ से नहीं रिलीज हो रहा है ना। T3, T4 इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ज्यादातर हार्मोनल लेवल बॉडी के रेज्ड होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म एंड डिमांड ऑफ प्रेगनेंसी। तो पार्चुरेशन देखते हैं आगे। पार्चुरेशन या लेबर, पार्चुरेशन लेबर है कि एक्चुअली ये प्रोसेस बाय विच fetus is fully developed fetus is expelled out from the uterus through birth canal is known as parturition labor। अभी पार्चुरेशन लेबर कैसे इंड्यूस होता है, ठीक है, ये कॉज बाय एक्चुअली वो क्या है, जब फीटस डेवलप हो रहा है, फुल्ली मैच्योर हो चुका है, तो क्या होता है, यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। ठीक है, फीटस का जो हेड है वो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, पुश करता है उसको, और ये पुश जो है वो ट्रिगर करता है एक रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसको बोलते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो हम लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस चीज़ को देखना है, आगे चल के आप इसको डिटेल पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। तो इसका इनिशिएट कैसे हो रहा है कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन जो यूटेरस में हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो जो पार्चुरेशन के जो सिग्नल है वो कहाँ से इंड्यूस होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा वो एक सिग्नल ट्रिगर करते हैं, इंड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब ट्रिगर होता है तो वो स्टिमुलेट करता है किसको, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को। बेसिकली इफेक्ट तो ये फीटस के ऊपर भी जाता है, उसके एंडोक्राइन सिस्टम से भी कुछ हार्मोन्स मिल जाते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में हम लोग को नहीं दिए गए, इसलिए उसको हम टेकअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ बात करेंगे उस चीज़ की जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, वी विल स्टिक टू द एनसीईआरटी में। तो मैटरनल पिट्यूटरी पे इफेक्ट करता है, ट्रिगर करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, है ना। ये कब पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, है ना, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ये काम करता है किसके ऊपर, ये काम करता है यूटेरस की स्मूथ मसल्स के ऊपर। स्मूथ मसल से कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस हो चुके थे वो और विगरस हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, और इस कॉन्ट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्गर जितने विगरस होते हैं वो फर्दर स्टिमुलेट करते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज करने को। ठीक है, नतीजा क्या होता है, यूटेरस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो था इसने प्लेसेंटा को स्टिमुलेट किया, you know, for release of relaxin. Relaxin is released from ovary also. Relaxin release हो रहा है प्लेसेंटा और ओवरी से। वो relaxin क्या करता है, वो pubic symphysis की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। pubic symphysis देखो क्या है, एक बोन है, आपको पता है, आप उसमें 11th में पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि pubic symphysis एक pelvic rim फॉर्म कर रहा है। pubic symphysis जो है वो आपका pubis का पार्ट है, एक pelvic rim बनती है जिसके अंदर आपका जिस कैनाल के थ्रू होके बेबी बाहर निकल रहा है, तो उसकी ओपनिंग जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से प्रोटेक्टेड है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक सिम्फाइसियल जॉइंट है, तो ये स्लाइटली मूवेबल होता है, आपको पता है। ठीक है, इसके जो लिगामेंट्स हैं जो इसको टॉटली बंद करके रखे हुए या बांध के रखे हुए हैं, वो जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक प्यूबिक सिम्फाइसिस जगह इतनी नहीं प्रोवाइड करेगी कि जो फीटस है, जो बर्थ हो रहा है, जो चाइल्ड बर्थ हो रही है, वो इजीली हो सके। तो इसके लिए क्या होता है कि उस प्यूबिक सिम्फाइसिस को फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। कौन करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन। साथ में क्या करता है, सर्विक्स को डायलेट करता है।
तो सर्विक्स डायलेट होगी तो इजीली बर्थ कैनाल के थ्रू चाइल्ड बाहर आ जाए, ठीक है। और ये सब जब होता है एक विगत सीक्वेंशियल इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन हो जाती है, बेबी बाहर आता है। जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्लेसेंटा भी साथ में बाहर आ सकती है, ठीक है। मतलब आ जाती है, नहीं आई है तो फिर उसको कट आउट कर दिया जाता है, उसको अब रखने का इंटरेस्ट में कोई मतलब नहीं, वो तो वैसे ही उसका पर्पस सॉल्व हो चुका है। तो प्लेसेंटा भी बाहर निकाल दी जाती है और इस तरीके से चाइल्ड बर्थ हो जाता है, ठीक। आगे देखें, आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या जरूरी है, लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन क्या है, मदर की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं ना, 9 से पढ़ रहे हैं, F9 से, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसकी हेल्प से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। बेबी के अंदर एक चीज होती है सकलिंग रिफ्लेक्स। क्या होता है सकलिंग रिफ्लेक्स, जब किसी न्यूबॉर्न बेबी के या 2 महीने 3 महीने तक का बच्चा होगा, आप उसके लिप्स के साइड पे अगर आप टच करें फिंगर से किसी चीज को टच कराएं तो माउथ ओपन कर देता है, किस लिए, मिल्क करने के लिए, तो सकलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। सकलिंग रिफ्लेक्स डिटेल जानने की जरूरत, इसके बारे में भी जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे हम समझेंगे इसके बारे में, कि सारे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में जब पहुंचेंगे तो आप पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत है, इसके बारे में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं। जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है मदर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल, जो स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, स्लाइटली येलोइश फ्लूइड होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो रिच होता है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और स्पेशली इस कोलेस्ट्रॉल में अगर हम लोग देखें तो इम्यूनोग्लोबिन ए की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, जो हमारे, अब ये इम्यूनोग्लोबिन जो यहाँ से रिलीज हो रहा है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मोस्ट रिस्पांसिबल होते हैं। इसीलिए बोला जाता है क्या कि किसी भी बेबी के लिए मदर मिल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनिशियली 6 मंथ तक केवल मदर का मिल्क उसको देना चाहिए बच्चे को, और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो मदर मिल्क है इसमें ये 2 चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, या इनकी क्वांटिटी बहुत पुअर होती है, क्या, आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी के केस में मदर मिल्क जो होता है वो पुअर होता है, इसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। बस यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।